गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इस बिंदु को संविधान की उद्देशिका या फिर संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। दोस्तों, संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना आखिरकार होती क्या चीज है, संविधान की उद्देशिका किस चीज को कहते हैं। तो दोस्तों, एक उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं कि जब भी आप किसी किताब को, किसी पुस्तक को उठा के देखेंगे तो आप उस पुस्तक को जब उठा के देखेंगे, उस पुस्तक में अध्याय 1 से लेके जो पाठ्यक्रम पहला होगा, पहले पाठ्यक्रम से लेके और जितने ही पाठ्यक्रम उसमें 8, 10, 12, 15 जितने ही पाठ्यक्रम है, उसको हम कह सकते हैं वो संविधान का वो एक तरीके से उस पुस्तक का मुख्य हिस्सा होगा। पुस्तक को आप पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए खरीदते हैं, लेकिन जब लेखक किसी पुस्तक को लिखता है तो उस पुस्तक को लिखने के बाद वो उस पुस्तक की शुरुआत में कह सकते हैं एक पन्ना चिपका देता है, जिस पन्ने को हम कहते हैं भूमिका या उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, जिसमें लेखक अपनी मन की कुछ बातों को लिखता है। लेखक लिखता है कि इस पुस्तक को लिखने में मुझे इतने दिन लग गए, इस पुस्तक को लिखते समय मेरे दोस्तों ने मेरा इस प्रकार से साथ दिया, इस पुस्तक को लिखने के लिए मैं इन लोगों का धन्यवाद कहता हूँ, इस पुस्तक को पढ़ते समय विद्यार्थी को ये जानकारी मिलेगी। तो एक तरीके से वो उस पुस्तक के बारे में कह सकते हैं, उस पूरा परिचय उस पुस्तक के बारे में उस शुरुआत में जो पेज होता है भूमिका, उसमें लिख देता है। तो दोस्तों, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है कि पूरे संविधान को लिखने के बाद हम कह सकते हैं कि पूरे संविधान को लिखने के बाद और एक पेज को संविधान के आगे चिपका दिया गया, जो संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं आती है, अनुच्छेद से बाहर है। एक ऐसा पेज जिसमें लिखा गया कि आखिरकार ये संविधान कैसा है और ये संविधान कैसे देश का निर्माण करेगा। ये कह सकते हैं इस चीज को समझने के लिए एक कह सकते हैं संविधान का बहुत छोटा सा परिचय, संविधान का एक ऐसा सार जो कुछ शब्दों में समाहित हो, संविधान का पूरा परिचय देता हो। इतनी बड़ी पुस्तक जो आप पढ़ेंगे संविधान को, उससे पहले अगर आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये विचार आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार हमारा संविधान कह सकते हैं कि हमारा संविधान किस प्रकार का संविधान है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था को हमारे संविधान में लागू करा गया है और किस कह सकते हैं हमारे संविधान को लागू करने का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, यही संविधान की उद्देशिका होती है, प्रस्तावना या उद्देशिका। और उद्देशिका से हम एक शब्द का जन्मदेश कर सकते हैं कि उद्देशिका का मतलब हो सकता है उद्देश्य। तो संविधान को लागू करने का जो उद्देश्य है वो एक पन्ने पे लिख के चिपका दिया गया है और इसे ही हम संविधान की उद्देशिका कहते हैं। तो दोस्तों, आओ देखते हैं संविधान की उद्देशिका। सबसे पहले ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख रखा है, ये दोस्तों संविधान की उद्देशिका है। अब हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि आखिरकार संविधान की उद्देशिका को जब हम पढ़ेंगे तो संविधान की उद्देशिका से हमें किन किन बिंदुओं के बारे में जानकारी मिलेगी, संविधान के किन किन चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ चंद बिंदु देखते हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं कह सकता हूं, तो दोस्तों सर्वप्रथम हम कह सकते हैं सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपनाने वाला देश, सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपनाने वाला देश अमेरिका था। सर्वप्रथम दोस्तों अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को लिखा गया था या फिर अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को लगाया गया था। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होती है। हम भारत के लोग शब्दों से होती है दोस्तों हमारे संविधान की शुरुआत। और ये जो हमने हम भारत के लोग संविधान, जो एक तरीके से कह सकते हैं हम भारत के लोग, ये जो शब्द दिया था, ये शब्द हमने अमेरिका के संविधान से लिया था दोस्तों, अमेरिका की प्रस्तावना से लिया था। और एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रस्तावना की भाषा, विषय वस्तु, प्रस्तावना की भाषा विषय वस्तु को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। ये जो प्रस्तावना है इसे कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू
द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया था। वह संविधान सभा ने इसे अपनाया था। वह संविधान सभा ने इसे अपनाया था दोस्तों। और हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो प्रस्तावना दोस्तों, प्रस्तावना का प्रारूप वी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। तो ये दोस्तों छोटे छोटे से तथ्य हो गए, छोटी छोटी जानकारी होगी हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि सर्वप्रथम प्रस्तावना जो थी वो अमेरिका ने अपनाई थी। अमेरिका के संविधान में इस प्रस्तावना को लगाया गया था, वहाँ से हमने ली। सब प्रस्तावना की जो भाषा और विषय वस्तु होती है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। इन चीज़ों को आप पढ़ लेना दोस्तों। अब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें होगी संविधान की प्रस्तावना के बारे में। अगर संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग शब्दों से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, अमेरिका के संविधान में यही चीज़ वी द पीपल ऑफ अमेरिका के नाम से मिलती है और इसी चीज़ को हम भारत के लोग हमने अपनी संविधान की प्रस्तावना में लिया। भारत को एक प्रभुत्व संपन्न दोस्तों, प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होगा? हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न से दोस्तों हमारा मतलब होगा कि भारत किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। भारत किसी भी बाहरी शक्ति से मुक्त होगा, हस्तक्षेप से मुक्त होगा। भारत की भूमि पर भारत ही सर्वशक्तिशाली होगा। वह भारत की भूमि पर भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून नियम ही सर्वोपरि होंगे। तो दोस्तों हम संविधान के सारे शब्दों को एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे और मेरा मानना है जब इन सारे शब्दों को हम जान लेंगे अच्छे से तब हम संविधान को बहुत अच्छे से समझने के और इस देश के कह सकते हैं प्रस्तावना को बहुत अच्छे से समझने के लायक हो जाएंगे। और ये शब्द वो शब्द है जो भारतीय संविधान में बार बार आएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि शुरुआत में ही हम इन शब्दों को अच्छे से समझ लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है दोस्तों कि भारत अपनी धरती पर सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान होगा। भारत की धरती पर उन्हीं कानूनों को लागू किया जाएगा जो भारतीय संसद में बनाए गए हैं। भारत किसी भी विदेशी शक्ति से डरने वाला नहीं है। अब भारत एक आज़ाद मुल्क, एक आज़ाद देश है और सबसे शक्तिशाली देश अपनी धरती पर। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत की धरती पर आएगा तो उसे भारत के नियमों का, भारत के संविधान में बनाए हुए कानूनों का सम्मान करना पड़ेगा और उसके अनुसार ही उसे यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ये प्रभुत्व संपन्न होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे मिटा देते हैं। आएगा सब दोस्तों देते हैं प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दोस्तों समाजवादी दोस्तों ये भारतीय संविधान का एक ऐसा शब्द है, इसे अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है। इसे अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है कि भारतीय संविधान आखिरकार समाजवादी शब्द से भारतीय संविधान में क्या मतलब है। लेकिन तब भी समाजवादी शब्द का एक सिंपल और साधारण अर्थ होता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक
व्यक्ति को सामाजिक व आर्थिक समानता, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समान होगा। और जब समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान होगा तो इसी को हम समाजवाद कहेंगे। समाजवादी वो लोग होते हैं जिनकी विचारधारा होती है, जो एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में समानता लाने पर जोर देती है, समाज में समानता लाने पर बल देती है। हमारे देश का संविधान समाजवादी शब्द की व्याख्या करता है और कहता है समाजवादी देश को होना चाहिए, मतलब देश में सभी लोग समान होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पंथ निरपेक्ष, सबसे महत्वपूर्ण शब्द आज के समय में देखें तो इसे हम कहते हैं कि पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष या फिर सेक्युलर। दोस्तों ये शब्द आज के टाइम में बहुत चलन में है। जब से मोदी सरकार आई है इस शब्द को हम देखेंगे कि बार बार चर्चाओं में आता है। ये शब्द ऐसा क्यों है दोस्तों कि ये शब्द बार बार चर्चाओं में आता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है एक दक्षिणपंथी सरकार का भारत में उदय हुआ है, एक हिंदुत्ववादी सरकार है, एक ऐसी सरकार जिसका झुकाव हिंदुओं की तरफ ज़्यादा है और देश के अन्य वर्गों की तरफ, कह सकते हैं देश के अन्य समुदायों की तरफ बहुत कम है, ना के बराबर है। तो दोस्तों जब भी किसी देश में ऐसा होता है, जब भी किसी देश में दक्षिणपंथी सरकारों का उदय होता है तो दक्षिणपंथी सरकारें धर्मनिरपेक्ष जो लोग होते हैं उन लोगों को एक प्रकार से गालियां देना, उन लोगों के एक प्रकार से कहते हैं कि उन लोगों को ठिकाने लगाना शुरू करती हैं। आज के समय में हम देखेंगे कि जो लोग सेक्युलर है, जैसे कि एक समय था भारत में जब ये नारा बड़ा फेमस था, प्रसिद्ध था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन आज आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करेंगे तो आप देशद्रोही सिद्ध हो जाएंगे। आज आप एकता की बात करेंगे तो आपको पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए जाएंगे। आप आज मुस्लिमों के पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकते, पक्ष की छोड़ो, आप आज एक मुस्लिम और हिंदू समानता के आधार पर भी एक शब्द नहीं बोल सकते। अगर आपने समानता के आधार पर भी शब्द बोले तो बीजेपी आपको देशद्रोही घोषित करना शुरू कर देगी। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं करेगी, लेकिन जो कि छुटमुइये नेता हैं, कह सकते हैं छुटमुइये नेता, या फिर जो एक नया शब्द आया अंधभक्त, वो अंधभक्त लोग आपको ये साबित करना शुरू कर देंगे, प्रमाणित करना शुरू कर देंगे कि धर्मनिरपेक्ष मतलब आप इस देश के साथ देशद्रोह कर रहे हैं, आप हिंदुत्व के खिलाफ हैं, आप हिंदुओं के खिलाफ हैं, आप देश की जनता के खिलाफ हैं, और ज़्यादा मन कर रहा है तो ये भी कह देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष शब्द से क्या अर्थ है, आखिरकार आज इस शब्द को लेके इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों बनी रहती है? दोस्तों जब कोई धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द को या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष व्यक्ति को पाकिस्तान जाने की सलाह देता है या उसे देशद्रोही साबित करने की सलाह करता है, कोशिश करता है, तो सीधे सीधे वो संविधान पे एक तरीके से कह सकते हैं कि संविधान पे ही एक तरीके से वो आक्रमण करता है और जो संविधान के खिलाफ है। बिल्कुल दोस्तों, जब संविधान धर्मनिरपेक्ष शब्द को आज्ञा देता है, परमिशन देता है, तो देश के लोगों को धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? तो हम देखते हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द की क्या व्याख्या होती है। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब होगा कि भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा। भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, मतलब भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत की पहचान किसी धर्म के आधार पर नहीं होगी। भारत सिर्फ एक देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन धर्म बुद्धिस्ट पारसी हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा और कह सकते हैं सभी धर्मों, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समानता से देखा जाएगा और सभी धर्मों को दोस्तों समानता से देखा जाएगा। ये जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है, पूरी दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र के नाम पर जाना जाता है, तो भारत को एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाए? ये कुछ कह सकते हैं हिंदूवादी लोग इस चीज़ को बार बार कहते हैं, लेकिन दोस्तों ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि भारत को एक हिंदूवादी राष्ट्र बना दिया जाए, क्योंकि भारत में
हिंदू के अलावा एक बहुत बड़ी जनसंख्या मुस्लिमों की भी रहती है, सिखों की भी रहती है, ईसाइयों की भी रहती है, जैन की भी रहती है, पारसियों की भी रहती है। हालांकि इनकी बहुत कम है, लेकिन सिखों की जनसंख्या और कह सकते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या भारत में बहुत बड़े एक लेवल पर रहती है। ऐसे में कल को सिख कुछ अलग मांग करने लग गए या उनके बीच में, उनके मन में किसी प्रकार की कह सकते हैं ऐसी भावना घर कर गई कि भारत की जो पहचान है वो हिंदू राष्ट्र के रूप में की जा रही है, तो हमारे पंजाब की पहचान एक सिख राष्ट्र के रूप में क्यों नहीं जानी चाहिए। तो ये देश की अखंडता को भी एक तरीके से, एकता को और अखंडता को भी कमजोर करेगी, इस तरह की सोच पनपेगी। तो इस तरह की सोच को हमें अभी दबाने का कार्य करना चाहिए। इस प्रकार की सोच को हमें बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समानता से देखा जाएगा। भारत में सभी धर्म एक समान होंगे। हालांकि भारत में सर्वधर्म सद्भाव की भावना को स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत सरकार किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कार्य कर सकती है। मतलब भारत सरकार किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए कार्य कर सकती है। जब भारत सरकार को लगेगा कि कोई धर्म अल्पसंख्यक धर्म है, वो संस्कृति, उस धर्म का कल्चर नष्ट होने वाला है, उसका पतन होने वाला है, और एक समय आएगा उस धर्म की संस्कृति या उस धर्म के लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो उस धर्म को बचाए रखने के लिए भारत सरकार ऐसा कर सकती है कि उस धर्म की उन्नति के लिए कुछ कार्य कर सकती है। जैसे आप हम देखते हैं कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और बहुत सारे धर्मों को भारत में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, और संविधान उनको कुछ स्पेशल, कुछ विशेष अधिकार भी देता है। तो सर्वधर्म की सद्भावना की नीति अपनाई गई है। भारत सरकार सभी धर्मों के लिए थोड़ा बहुत कर सकती है, एकता बनाए रखने के लिए। विशेष धर्म के लिए कुछ कर सकती है जब उसे लगे कि वो धर्म खतरे में, खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला है। तो दोस्तों ये धर्मनिरपेक्षता की नीति होगी। आगे बढ़ेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो दोस्तों लोकतंत्र से हमारा क्या मतलब होता है, देखते हैं। दोस्तों लोकतंत्र से हमारा आशय होता है, लोकतंत्र से हमारा आशय होगा कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा, चुनाव प्रणाली का भाग बनने का अधिकार होगा। तो लोकतंत्र से हमारा आशय होता है कि प्रत्येक वयस्क आदमी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी निवास का हो, अगर वो भारत का निवासी है तो उसे मत डालने का अधिकार होगा। और जब वो अपनी इच्छा से मत डालेगा तो हम कह सकते हैं कि वो अपनी इच्छा की सरकार भी चुन सकता है। तो उसे अपनी इच्छा की, एक तरीके से उसे अपनी इच्छा की सरकार चुनने का अधिकार दिया गया है। इसे ही हम लोकतंत्र कहेंगे, लोकतांत्रिक कहेंगे। दोस्तों इससे अलावा हम देखते हैं कि गणराज्य शब्द से हमारा क्या आशय है। लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो दोस्तों गणराज्य शब्द से हम समझते हैं जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, वह उसके बाद उसे राष्ट्राध्यक्ष का पद मिले। जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, मतलब उस देश पे कौन शासन करेगा, ये चुनाव के द्वारा तय हो, ना कि वंश के आधार पर तय हो। जैसे पहले समय में होता था कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो जब हम इस तरह की व्यवस्थाओं को देखते हैं तो वो राजतंत्र होती है, और गणतंत्र वो व्यवस्था होती है जहां पर गणराज्य या फिर गणतंत्र भी कह सकते हैं दोस्तों से,
जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष उस देश पे जो शासन करेगा वो एक चुनाव प्रक्रिया से गुजरेगा। उस चुनाव में जो लोग हैं वयस्क लोग होंगे वो उसे मत डालेंगे और जिसके पक्ष में सबसे ज़्यादा मत पड़ेंगे वो जीतेगा, वो जीत के उभरेगा, वही उस देश की कमान संभालेगा। तो जहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव है वह उसके बाद उसे राष्ट्राध्यक्ष का पद मिले। जैसे कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी इस समय देश के सबसे कह सकते हैं सबसे बड़े नेता हैं देश के, और देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में। लेकिन ये बागडोर प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कैसे आई? एक लोकतांत्रिक तरीके से आई। उन्होंने चुनाव में कह सकते हैं चुनाव में उन्होंने लोगों के मत के आधार पर विजय प्राप्त करी, उसके बाद उन्हें नियुक्ति दी गई। तो इसी प्रक्रिया को हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया, और क्योंकि हमारे देश के जो शासक होता है, हमारे देश का जो सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष होगा जिसके हाथ में देश की वागडोर होगी, वो वंश के आधार पर नियुक्त ना पाकर चुनावों के आधार पर नियुक्ति पाता है, इसलिए इसे हम गणतंत्र कहेंगे, गणराज्य कहेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा करी गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से हमारा मतलब है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। अगर कोई समाज में किसी प्रकार की ऊंच नीच, स्तर भेद, इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं तो वो गलत होगा। भारतीय संविधान इसकी पूरी कोशिश करेगा कि लोगों को सामाजिक न्याय मिले। आर्थिक न्याय से मतलब होता है कि संसाधनों का, देश के संसाधनों का बंटवारा जो होगा वो न्यायपूर्ण होगा। मतलब सभी देश के संसाधनों का सभी व्यक्तियों का अधिकार है, देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, और देश ये कोशिश करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को देश के संसाधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे। राजनीतिक न्याय मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो भारत सरकार के कहते हैं कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है और भारत सरकार में किसी भी पद पर बैठ सकता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगी, आप चुनाव लड़े तो सभी के लिए एक समानता की बात कही गई है। ये क्वेश्चन कई यूपीएससी में पूछा जा सका है जो है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायों की चर्चा करी गई है संविधान की प्रस्तावना में। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जबकि एक न्याय की चर्चा और एक न्याय का ऑप्शन और मिलता है प्रशासनिक। तो दोस्तों प्रशासनिक न्याय की चर्चा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं करी गई है। 3 प्रकार के न्याय की चर्चा करी गई है। आगे देखते हैं हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो दोस्तों विचार से हमारा क्या मतलब होता है दोस्तों? तो दोस्तों विचार क्या होता है? दोस्तों विचार एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। विचार एक आंतरिक प्रक्रिया होती है। विचार का जो संबंध होता है वो बुद्धि से होता है, दिमाग से होता है। आप अपने दिमाग में कुछ भी सोच सकते हैं, आप अपने दिमाग में किसी प्रकार का विचार ला सकते हैं। संविधान इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाता है। तो विचार एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, जबकि अभिव्यक्ति दोस्तों, अभिव्यक्ति एक बाहरी प्रक्रिया होती है। अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। दोस्तों अपने विचारों को प्रस्तुत करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। तो हम देख सकते हैं कि विचार एक आंतरिक प्रक्रिया होती है, दिमाग के अंदर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि अभिव्यक्ति वो जो दिमाग के अंदर चल रहा है उसे बाहर रखना ही अभिव्यक्ति होती है, उसे दूसरों के सामने रखना, उसे प्रस्तुत करना ही अभिव्यक्ति होती है। तो आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है ये आपका अधिकार है। संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप उसे दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में हो, संविधान के दायरे में हो, समाज में किसी प्रकार की सांप्रदायिकता ना फैलाए, लोगों के बीच में लड़ाई ना करे, देश को किसी प्रकार का नुकसान ना दे। तो इसीलिए आपके मन में जो विचार है वो आप रख सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, प्रस्तुत कर सकते हो। अगर आपकी विचार मन में आतंकवाद से संबंधित विचार आ रहे हैं तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। नक्सलवाद से संबंधित आ रहे हैं तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर आप लोगों में दंगा फसाद कराना चाहते हैं तब भी संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम। अभिव्यक्ति, विश्वास। दोस्तों विश्वास का अर्थ होता है कि किसी
विचारधारा में विश्वास रखना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि चाहे आप अंबेडकर की विचारधारा को माने या गांधी जी की विचारधारा को माने, आप चाहे हिंदुत्व की विचारधारा को माने और आप चाहे इस्लाम की विचारधारा को माने, आपको किसी भी विचारधारा को मानने की एक तरीके से कह सकते हैं स्वतंत्रता है, आज़ादी है। बस वो विचारधारा भी, लेकिन दोस्तों लिख देते हैं, लेकिन विचारधारा कानून व संविधान के दायरे में होनी चाहिए। कानून व संविधान के विचार में होने कानून व संविधान के दायरे में होनी चाहिए। आतंकवाद, नक्सलवाद आदि जैसी नहीं होनी चाहिए, आदि जैसी नहीं दोस्तों। तो ये हम कह सकते हैं कि विश्वास है। तो दोस्तों आगे देखते हैं, तो दोस्तों आगे देखेंगे, तो आगे देखते हैं हम विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो धर्म और उपासना से हमारा क्या मतलब है? धर्म का एक सीधा सा मतलब है कि धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है, आप उस धर्म को मान सकते हैं कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दोस्तों जहां बात करेंगे उपासना, तो उपासना से हमारा अर्थ होगा किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता। मतलब अगर हिंदू हो तो पूजा करने की स्वतंत्रता है, अगर मुस्लिम हो तो नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता है, अगर आप ईसाई हो तो चर्च, गिरजाघर जाने की स्वतंत्रता है, और आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म से हो तो आपको बुद्ध विहार जाने की स्वतंत्रता होगी, बुद्ध विहार जाने की स्वतंत्रता होगी। तो दोस्तों किसी भी धर्म में जिस प्रकार के तीज त्योहार होते हैं, जिस प्रकार की पूजा अर्चना होती है, या किसी भी धर्म से संबंधित लोग जिस प्रकार की चीज़ों को अपने व्यवहार में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार के आचरण को, आपको वो सभी करने की स्वतंत्रता होगी। ये आपको संविधान ये अधिकार देता है। लेकिन बहुत सी जगह हम देखते हैं इस चीज़ के ऊपर, हमने पिछले कुछ वर्षों में कई विवाद देखे कि कोई मुस्लिम रोड पर बैठ के नमाज पढ़ रहा है तो लोग उसे मारने लग गए, पीटने लग गए, या फिर हिंदूवादी संगठन आ गए। तो दोस्तों वो संविधान, मैंने आपको बताया कि संविधान आपको जितनी भी स्वतंत्रता देता है, तो लेकिन वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं उनकी एक सीमा होती है। वो स्वतंत्रता इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती कि वो दूसरे लोगों के अधिकारों को छीने, या फिर देश के कानून को एक तरीके से कह सकते हैं चुनौती दे, या फिर संविधान की अवहेलना करे। तो वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि ना तो दूसरों के अधिकार छीने। तो दोस्तों जब आप रोड पर बैठ के नमाज पढ़ेंगे तो पता चलेगा आने जाने का रास्ता रुकेगा, तो दूसरे लोगों को भी आने जाने की स्वतंत्रता है। लेकिन आपकी वजह से, क्योंकि आप रोड पर बैठ के नमाज पढ़े, दूसरे लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। इसीलिए आपने एक प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरे लोगों को अधिकारों को छीन के आप अपने अधिकारों को बढ़ा रहे हो, और संविधान इसकी किसी प्रकार से अनुमति नहीं देता है। तो दोस्तों ऐसा करना जायज़ नहीं है। तो हम देखते हैं संविधान उपासना का अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उपासना की स्वतंत्रता। नीचे देखेंगे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो दोस्तों दो प्रकार की समानता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, दो प्रकार की समानता की बात करता है हमारा संविधान। तो दोस्तों प्रतिष्ठा से हमारा अर्थ होगा कि समाज में व्यक्ति का पद उसकी जाति
लिंग व आर्थिक आधार पर तय न होकर उसके द्वारा समाज को दिए गए योगदान के आधार पर तय होगा। प्रतिष्ठा की समानता से दोस्तों हमारा मतलब है कि समाज में किसी व्यक्ति का जो एक लेवल होगा, जो स्तर होगा, वो इस आधार पर नहीं दिया जाएगा कि वो व्यक्ति कितना अमीर है या वो व्यक्ति किस लिंग का है, किस जाति का है, किस समुदाय का, बल्कि इस आधार पर दिया जाएगा कोई व्यक्ति जो समाज में जिसे विशेष अधिकार दिए जाएंगे या किसी व्यक्ति को समाज में बड़ा माना जाएगा, उसके स्तर को और लोगों से बड़ा माना जाएगा, वो इस आधार पर माना जाएगा कि समाज को उसके योगदान किस प्रकार के हैं, उसने समाज में किस किस प्रकार के योगदान दिए हैं। दोस्तों इसी पे हम कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म श्री, भारत रत्न अवार्ड दिए जाते हैं और जिन जिन लोगों को ये अवार्ड दिए जाते हैं उन लोगों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। दोस्तों उनका ओहदा आम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उन लोगों का समाज में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों ये प्रतिष्ठा की समानता है। अब अवसर की समानता देखें तो हम तो अवसर की समानता से हमारा मतलब होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहे किसी भी लिंग, जाति, समुदाय का हो, विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, धर्म का हो, समाज में बढ़ने के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, हमारे संविधान में कितनी अच्छी बात है कि संविधान ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा। संविधान ने सबको समानता के नजरिए से देखा। असल में जो लोग नीचे थे, जिन लोगों को समझ में नहीं आया संविधान के इन लोगों के साथ किस तरीके से समानता का व्यवहार करा जाए, संविधान ने उनके लिए अलग से व्यवस्था करी। यहीं पे हम एक व्यवस्था देखते हैं दोस्तों, आरक्षण माना गया कि समाज में अगर सभी व्यक्ति को एक समान कर दिया जाएगा, मतलब एक व्यक्ति जिसकी एक टांग नहीं है और एक व्यक्ति जिसकी दोनों टांगें हष्ट पुष्ट है, अगर दोनों को एक समान टारगेट दिया जाए कि आपको 1 किलोमीटर की दौड़ मारनी है, 1 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेना है और जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही विनर होगा, वही विजेता होगा, तो दोस्तों ये समानता नहीं है। कहने के नज़रिए से अगर हम नज़रिए से देखें तो एक प्रकार की समानता है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होगा वो बराबर, वो दोनों के लिए समान है। लेकिन अगर दोनों की योग्यताओं का आकलन करें, दोनों की क्षमताओं का आकलन करें तो दोनों के लिए इसमें बहुत बड़ा गैप है। दोस्तों शायद जो दोनों टांग वाला है वो 1 किलोमीटर की दूरी शायद 15 मिनट में पार कर दे, लेकिन जो एक टांग वाला है वो 1 किलोमीटर की दूरी शायद 1 घंटे में भी ना पार कर पाए। ये एक कह सकते हैं हम मनोवैज्ञानिक बात है, ये एक मानव होने के नाते समझने वाली बात है। तो ऐसे में उन लोगों को जो समाज में बहुत पीछे थे और सदियों से जो लोग समाज में बहुत पीछे थे, उन लोगों का जिनका मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाया, जो एक तरह की गुलामी को समाज में सहन करते रहे, अब समय आ गया था कि उन लोगों को भी आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हम कह सकते हैं सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था रखी गई और आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर उनकी मेरिट का आधार को थोड़ा सा कम रखा गया। तो दोस्तों ये एक तरीके से समानता को, संविधान जिस प्रकार की विभेदकारी समानता की बात करता है, उस समानता को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद 9th या 10th क्लास का चैप्टर है, जिसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि एक कंपटीशन होता है, पेड़ पे चढ़ने का कंपटीशन होता है और जंगल में जितने भी जानवर होते हैं, भालू होता है, बंदर होता है, हाथी होता है, शेर होता है, उन सभी को एक तरीके से संकेत दिया जाता है कि जो पेड़ पे चढ़ेगा वो विनर हो जाएगा, वो विजेता हो जाएगा। दोस्तों हाथी खड़ा खड़ा देखता रहता है और बंदर छलांग मार के उस पर चढ़ जाता है। तो दोस्तों क्या ये एक सही कंपटीशन माना जाए? नहीं दोस्तों, हाथी को हाथी की क्षमता के अनुसार और शेर को शेर की क्षमता के अनुसार और बंदर को बंदर की क्षमता और गुणवत्ता के अनुसार ही कह सकते हैं कि लक्ष्य दिया जाए, टारगेट दिया जाए, तभी इसे समान माना जा सकता है। और जब हम इस प्रकार का टारगेट देंगे तो कुछ ना कुछ हमें विभेदकारी
कह सकते हैं परिवर्तन, विविधकारी आरक्षण देना पड़ेगा, विविधकारी समानता लागू करनी पड़ेगी। विविधकारी समानता से मेरा अर्थ है किसी के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ शायद समानता हो, तो किसी के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ समानता हो सकती है। तो समानता का पैमाना सभी के लिए अलग अलग होगा और उसका आधार ये होगा कि जो व्यक्ति जितना कमजोर है उसके लिए समानता का पैमाना उतना ही छोटा होगा, जो व्यक्ति जितना ताकतवर है उसके लिए समानता का पैमाना उतना ही बड़ा होगा। इसलिए जरूरत है आज के समय आरक्षण को सही नज़रिए से देखने की। अगर आप आरक्षण को सही नज़रिए से देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आरक्षण केवल एक नौकरियों का विषय नहीं है, आरक्षण केवल पैसे कमाने का विषय नहीं है कि आरक्षण से नौकरी लग जाएगी और पैसा कमा लेंगे। आरक्षण एक विषय है कमजोर वर्ग को आगे लाने का, आरक्षण एक विषय है समाज के दबे कुचले शोषित वर्ग को उठाने का, आरक्षण एक विषय है दोस्तों, आरक्षण एक कोशिश है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व हो ताकि संपूर्ण समाज का एक साथ विकास होता रहे। तो दोस्तों ये अवसर की समानता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता। दोस्तों व्यक्ति की गरिमा दोस्तों गरिमा से हमारा अर्थ होगा कि एक भी व्यक्ति सभी व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक जीवन देने का वादा हमारा संविधान करता है कि सम्मान पूर्वक जीवन देने की कोशिश हमारा संविधान करेगा। सम्मान पूर्वक जीवन से हमारा मतलब होगा कि रोटी कपड़ा मकान, जो मूलभूत रोटी कपड़ा मकान पानी आदि चीजों का, शिक्षा चिकित्सा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। दोस्तों मानव का जीवन जानवरों के जीवनों से अलग है, जानवर के जीवन से कह सकते हैं बहुत डिफरेंट एक अपने आप में महत्व रखता है मानव का जीवन। दोस्तों मानव के जीवन के लिए रोटी कपड़ा मकान मूलभूत आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म में तो कहा गया है कि व्यक्ति के जीवित रहते रहते उसे सम्मान मिले, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसे सम्मान मिले, उसका अंतिम संस्कार भी एक सम्मान के साथ हो, परंपराओं के साथ हो। तो दोस्तों व्यक्ति की गरिमा वही चीज़ होगी कि व्यक्ति को जीवन में वो सभी चीज़ उपलब्ध कराई जाएं जो उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक हो। और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा कि उसे रोजगार मिले, उसे रोटी कपड़ा मकान मिले, उसे अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और अगर हमारा देश इन चीज़ों को फ्री में भी देता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये संविधान कहता है। और ये एक अच्छे देश का फर्ज होता है कि अपने नागरिकों तक वो इस प्रकार की सभी सुविधाओं को हो सकता है तो फ्री में पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों केजरीवाल सरकार ने कई योजनाओं को फ्री में लागू करा, जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर टॉन्ट कसना शुरू कर दिया, नई नई बातों को कहना शुरू कर दिया। पर मुझे लगता है हाँ कुछ चीज़ें राजनीतिक स्टंट होती हैं, लेकिन अगर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा अच्छी बेहतर क्वालिटी की लोगों को मिले और साथ में फ्री मिले तो शायद लोगों का विकास बहुत तेज़ी से होगा, जो संविधान भी कहता है इन चीज़ों को करना भी चाहिए। दोस्तों ये गरिमा हो गई। और उसके बाद देखेंगे हम राष्ट्र की एकता और अखंडता। दोस्तों एकता अखंडता, तो इसके बारे में देखते हैं। एकता और अखंडता क्या होता है दोस्तों? एकता का अर्थ होता है, एकता का अर्थ मानसिक, एकता का अर्थ मानसिक भावना से है। अखंडता का अर्थ दोस्तों भूमि अथवा भूखंड से है। दोस्तों एकता का मतलब होता है कि लोगों के बीच में दिमागी स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, बातों के स्तर पर प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे, लोग एक होकर रहे, लोग हमेशा ये बात करें कि हम एक देश के नागरिक हैं और वो देश है भारत। लेकिन अखंडता का मतलब है कि भारत हमेशा एक रहे, भारत की जो सीमाएं वो हमेशा एक रहे,
भारत देश की 1 इंच भूमि भी कट के या टूट के किसी दूसरे देश को ना मिले। भारत अखंड भारत, मतलब जिस प्रकार का भारत आज हमारे सामने सदियों तक और हमेशा से वही अखंड भारत हमें हमारे सामने रहे। मतलब भारत टूटे ना, भारत का विभाजन ना हो। जिस प्रकार से 1947 से भारत में से पाकिस्तान का विभाजन हुआ, पाकिस्तान एक राष्ट्र बना, इस प्रकार से भारत के टूटने की दोबारा कोई गुंजाइश ना रहे। भारत एक अखंड देश बना रहे, मतलब भौगोलिक स्तर पे भारत की जो पूरी भूमि है वो आपस में जुड़कर और मजबूती से रहे, इसी अखंड कहेंगे। दोस्तों एकता होती है, और एकता के बाद हम देखेंगे व्यक्ति गरिमा और राष्ट्रीयता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब होगा दोस्तों बंधुता से हमारा मतलब होगा कि जब एकता की भावना मजबूत होती है तो बंधुता का विकास होता है। तो बंधुता का विकास होता है, और बंधुता होती है कि लोगों में भाईचारा बढ़ना, प्यार मोहब्बत लोगों में बढ़ना, इसे ही दोस्तों बंधुता कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949, तो दोस्तों ये देखें बहुत ध्यान से कि 26 नवंबर 1949 ये वो तिथि दी गई है जिस तिथि को संविधान को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, और जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। अदालत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, वे आत्मा अर्पित करते हैं, वे अपनी आत्मा से इस संविधान को मानते। तो दोस्तों ये हमारे संविधान की प्रस्तावना हो गई, और हमने संविधान की कुछ बेसिक चीज़ों को और लगभग संविधान के कह सकते हैं प्रत्येक शब्द को बहुत आसानी से समझा, बहुत अच्छे से समझा। दोस्तों अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस संविधान की प्रस्तावना को लगभग 8 से 10 बार पढ़ने का प्रयास करें और इन शब्दों को बारीकी से समझें, क्योंकि जब हम आगे संविधान से जुड़े हुए और अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो उनमें भी इन शब्दों का बार बार प्रयोग होगा। और दोस्तों एक अच्छे नागरिक होने के नाते, ना केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि एक अच्छे नागरिक होने के नाते आपको अपने देश के संविधान के बारे में लगभग इतनी जानकारी होनी चाहिए। मेरे साथ जुड़ के रहें, मैं आपको संविधान की एक एक जानकारी दूंगा और बहुत बेहतर तरीके से जानकारी दूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी जानकारी को उस व्यक्ति तक भी पहुंचा सकूं जो व्यक्ति शायद कह सकते हैं कि संविधान को बहुत अच्छे से नहीं जानते और जिनका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल नहीं है, शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि आम भाषा तो हर कोई समझ सकता है, देश का हर नागरिक आम भाषा को समझ सकता है, इसीलिए मैं बहुत आम भाषा में, बहुत सरलतम भाषा में इस संविधान को पूरा व्याख्यात करने वाला हूं, और कुछ यूपीएससी के क्वेश्चनों को भी हम हैंडल करेंगे साथ के साथ। तो दोस्तों बहुत मजा आएगा संविधान को पढ़ने में, और आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आगे बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा, उतनी ज़्यादा जानकारी आपके बीच में जल्द से जल्द आने वाली है। और डेफिनेटली ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको प्री के लिए और मेंस के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार करने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।